टॉपिक आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमने आपको बताया था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो मेनली दैट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी मेंटेन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो क्वालिटी में जो भी आपकी प्रोडक्शन होता है या जो भी वहाँ पे सर्विसेज होती हैं, उसी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय लॉ एंड रेगुलेशन। जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करके हम लोग जो है वहाँ में जो भी प्रोडक्शन हो रहा, जो भी सर्विसेज हो रही हैं, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसमें हम कुछ जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ICS गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं, या कुछ अपने पैरामीटर्स जो होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों ने इतना देख लिया था। अभी आगे आपका जो है एक था मेथड मेजर टूल यूज्ड फॉर द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी हमारे पास प्रियर डेटा होते हैं उसको हमको मींस वैलिड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर को अपने यहाँ खुद भी उसकी टेस्टिंग करनी होती है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल डेटा को जब वैलिड हो जाता है तब हम उससे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल डेटा आपका वैलिड हो जाता है तब हम उसका मार्केट मतलब कमर्शलाइजेशन करते हैं। तो इसी तरीके से आपके कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपने जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल टूल क्या होता है। स्टैटिस्टिकल टूल मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन एनी एरिया, पर्टिकुलर एरिया या इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बाय कलेक्टिंग सब स्पेसिफिक डेटा। तो जैसे अभी आपका जैसे मान लीजिए कोरोना के समय में क्या हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा केसेस पाए जा रहे थे, तो उनका सर्वे किया गया। उसका सर्वे करने के बाद ये बताया गया कि यहाँ पे ये ज़्यादा, तो डेटा कलेक्ट होता, फिर उसकी एनालिसिस होती है और उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन के बाद हम ये एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पैरामीटर यूज़ करते हैं जैसे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये आपका हिस्टोग्राम एक आप जिस तरीके से ग्राफ का प्रेजेंटेशन होता है कि हम देख के बता सकें कि किस तरीके की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसमें हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। पेरेटो चार्ट, पेरेटो चार्ट क्या होता है, इट कंटेन बोथ बार एंड लाइन ग्राफ। तो इसमें हम बार और लाइन डायग्राम दोनों यूज करके हम अपने डेटा को ग्राफ के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, विच इंडिविजुअल वेयर इंडिविजुअल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय बार्स एंड क्यूमुलेटिव टोटल इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। तो इसमें जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब बढ़ते से घटते क्रम को बार से दिखाते हैं, और जो आपका क्यूमुलेटिव डेटा होता है उसको हम लाइन से दिखाते हैं। ठीक है ना, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और निवारण डायग्राम। किस तरीके से उसमें उसके कॉजेज़ को भी और उसके जो प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही है या जो प्रॉब्लम हम मतलब कि प्रॉब्लम का कारण और उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो होती है, तो हम उसको इस डायग्राम से इंडिकेट करते हैं। जैसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसमें फिशबोन डायग्राम है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई दी पॉसिबल कॉजेज ऑफ दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रॉब्लम की कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इस फिश बोन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके जो भी आपके जो फिश बोन डायग्राम में जो आपके पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं उसमें आपका होता है डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम, डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम। दूसरा होता है कंट्रोल चार्ट। तीसरा होता है स्कैटर डायग्राम। तो ये सब आपके पैटर्न हैं जिससे हम उसको अपने डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, चेक लिस्ट, जो चेक सीट होती है, द चेक सीट इज अ फॉर्म और डॉक्यूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा इन रियल टाइम एट अ लोकेशन वेयर द डेटा इज जनरेटेड। ठीक है ना, तो ये चेक सीट होती है। तो ये आपकी चेक सीट उस समय भरी जाती है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और जिस टाइम पे कलेक्ट करते हैं, और जो आपका प्रॉपर उसमें डेटा का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक सीट में होती है। उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो आप ये आपकी सीट होती है, सीट इज अ फॉर्म और डॉक्यूमेंट होता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा इन रियल टाइम। ठीक है, एंड द लोकेशन वेयर द डाटा इज कलेक्ट।
तो लोकेशन जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और जिस टाइम पे डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसका विवरण कहाँ होता है, चेक शीट में होता है, ठीक है ना। अब आता है क्वालिटी बाय डिजाइन। क्वालिटी बाय डिजाइन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई प्रियर डेटा होता है तो उस डेटा को वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक डिज़ाइन डेवलप करते हैं। तो उस डिज़ाइन को, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है, उस तरीके से अगर हम कोई चीज़ वैलिड करते हैं, उस तरीके से कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन। और अकॉर्डिंग टू द US FDA एंड ICS Q8 का मतलब होता है क्वालिटी स्टडी। ICS गाइडलाइन की जो आपकी जो गाइडलाइंस हैं उसको Q1, Q2, Q3 ऐसे करके उन्होंने इंडिकेट किया है। तो Q8 में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स होंगे, Q1 में कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, Q2 में कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, ऐसे ही। तो ICS इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और हार्मोनाइजेशन, इस कमेटी की जो गाइडलाइंस होती है वो आपकी क्वालिटी स्टडी जो है Q1, Q2, Q3 ऐसे करके उसमें अलग अलग स्पेसिफिक एरिया की जानकारी, गाइडलाइंस दी गई है। जो आपकी ICS गाइडलाइन होती है मेनली स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो आती है उसके लिए गाइडलाइंस देती है। कुछ टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना परमिसिबल है, कितनी लिमिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या करता है आपकी ICS जो आपकी होती हैं, ICS गाइडलाइंस जो होती हैं उसमें इंडिकेट होती हैं। उसी के हिसाब से हमको वैलिड करना, उसी के हिसाब से अपने पैरामीटर को मेंटेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू द US FDA एंड ICS Q8 द QBD का मतलब क्वालिटी बाय डिजाइन is a systemic approach to development which include the prior knowledge of the product and process understanding based on the result of studies using design of experiment, use of quality risk management and use of knowledge management, ठीक है ना। तो जो हम अपना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाएंगे उससे हमको बहुत तरीके की जानकारी मिलती है। जैसे उसमें क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो जिस स्टेप पे आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम जान पाते हैं और उसको हम रेक्टिफाई कर पाते हैं, तो आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा जो आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से आप जो उस प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं उसमें कुछ आपको तो मतलब रिव्यू होती हैं जो लिखी रहती है, उसको आप रिव्यू करते हैं, प्लस कुछ स्टेप पे आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉलेज मिलता है कि यहाँ पे हमको ये चीज़ मेंटेन करने से हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है ना। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी बाय डिजाइन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो सर, इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस टू मीट पेशेंट नीड, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि जो भी पेशेंट की नीड है उस तरीके की उसको परफॉर्मेंस मिल सके। इंक्रीज इन द प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब जो भी आपकी प्रोसेस जहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है, मान लीजिए इक्विपमेंट यूज़ करके आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपके ये पैरामीटर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उससे आपकी प्रोडक्शन घट रही है, तो उसकी कैपेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो जो रेगुलेटरी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको जब हम इस तरीके से क्वालिटी बाय डिज़ाइन करते हैं तो वो जो उनको हमको डेटा सबमिट करना होता है वो सारी जानकारी हमको इस प्रोसेस से मिल जाती है। इस तरीके से हमको अलग से रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं बनाना पड़ता, तुरंत हमारा वो डेटा शीट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क को हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन से। रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वेस्ट, तो जैसे जब आप कोई डिज़ाइन करते हैं, पायलट प्लॉट स्केल अप टेक्निक वही है कि हम अगर छोटे लेवल पे काम करके बड़े लेवल करते हैं तो ये आपका कॉस्ट एंड वेस्ट भी कम होता है। एंड रिडक्शन इन द प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी डिफेक्ट एंड रिजेक्शन, तो आपका जो भी प्रोडक्शन में प्रोडक्ट आपका जो वेरी कर रहा है, जैसे आप टैबलेट बनाते वेट वेरिएशन आता तमाम तरीके के, तो उस तरीके से वेरिएशन से बच सकते हैं। जो भी डिफेक्ट होते हैं उस डिफेक्ट से बच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को रिजेक्शन से बचा सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। जैसे हम जब टैबलेट बनाते हैं तो उसमें वेट वेरिएशन होता है, कुछ डिफेक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, पंच या डाई में प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारे
कई तरीके से टैबलेट डिफेक्ट आते हैं। जब हम सस्पेंशन बनाते हैं प्रोसेस में सेडिमेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं। एमल्सन बनाते हैं तो वहाँ पे अगर हमारा प्राइमरी एमल्सन बनाने का तरीका गलत है तो हमारा फेस सेपरेशन हो जाता है। तो ये सब क्या हैं, आपके वेरिएबल और डिफेक्ट्स हैं जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है। तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाई क्वालिटी बाई डिजाइन से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका आउटकम ऑफ द क्वालिटी बाई डिजाइन। तो क्वालिटी बाई डिजाइन से हमको जो जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी टू मीट एक्सपेक्टेड क्लिनिकल परफॉर्मेंस। अगर हम क्वालिटी बाई डिजाइन से कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव मिलती है, जिससे हमारा जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस होता है वो भी आपका इम्प्रूव रहता है। मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी बाई एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन प्रोसेस। तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं बाई एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन प्रोसेस। जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी उसको हमने वहाँ से पायलट प्लांट स्केल-अप्स या क्वालिटी बाई डिजाइन से देख लिया, उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है ना। नाउ एलिमेंट ऑफ द क्यू बाई डिजाइन। एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आपका क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल है। उसको आगे अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल में। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स किस तरीके से हम उसको करेंगे। सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन, रिस्क असेसमेंट एंड डिफाइनिंग अ कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो आज आप लोग इतना देखिए, इसके आगे हम आगे का पार्ट देखते हैं।